हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि मैं 2 महीनों बाद इस नॉवल को दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ और इसे मैं हाइड नहीं करूँगी। इसका रीज़न भी आप ही लोग हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि मैं द डिस्ट्रॉयर कब लाऊंगी, एंड बहुत सारे हर्टफुल कमेंट्स भी किए हैं जो पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत बुरे लगे, एंड जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरा भी बोल सकते हैं। कोई भी ऑथर अपने नॉवल को, स्टोरीज को या फैन फिक्शंस को बीच में नहीं छोड़ते, क्योंकि वो उनके दिल से जुड़ी होती है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो नॉवेल्स ही होते हैं और नॉवेल्स में वक्त लगता है उसे कंप्लीट होने में। और मैंने काफ़ी बार कहा है कि मेरे नॉवेल्स में सभी कैरेक्टर्स की एक अहम भूमिका है, चाहे वो साइड कैरेक्टर हो या मेन कैरेक्टर हो, उन सभी की अपनी ही एक अहम भूमिका होती है। माना कि पूरी स्टोरी लाइन 2 कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड होती है, पर वो साइड कैरेक्टर्स स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर्स को हाईलाइट करते हैं या कहो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ मेरी स्टोरी को पेशेंटली सुनिएगा, क्योंकि मेरी स्टोरी को ख़त्म होने में वक्त लगता है और मेरी स्टोरी कोई फैन फिक्शन बस नहीं है। मेरी स्टोरी एक फैन फिक्शन नॉवल है, तो नॉवेल्स को तो ख़त्म होने में वक्त ही लगता है ना। और मैं उन हर्ट्सफुल कमेंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, बस इतना कहूँगी कि आगे से आप लोग एज अ व्यूअर कमेंट करने से पहले ऑथर्स की फीलिंग्स का ध्यान में रखें, क्योंकि ऑथर्स भी एक ह्यूमन ही होते हैं, उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें भी हर्ट होता है। एंड जो लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं उन सभी का थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझे ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करेंगे और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे मोटिवेट करेंगे और मुझसे अपने थॉट्स कमेंट्स के ज़रिए शेयर करेंगे कि आपको इस नॉवल में आपको क्या पसंद आया। प्लीज़ अपने थॉट्स मुझे शेयर कीजिएगा। सो आई एम हियर एंड लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल नॉवल द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 18, पार्ट 2, द मदर ऑफ अर्थ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस चारूजिला लॉस्ट विलेज जा रही थी जो बीजिंग में है और उनकी कार खराब हो गई थी। दूसरी तरफ विंग का ओमेगा लान वांगजी से नफरत करता है, क्योंकि वो जानता है कि लान वांगजी ही डिस्ट्रॉयर है और उसका मेट है, और वो विंग को इसीलिए लान वांगजी जो डिस्ट्रॉयर है उसे विंग को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ एडना हाई में सभी स्टूडेंट्स को किसी न किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेना था, जिसके लिए उन्हें किसी न किसी ग्रुप्स में जाना ज़रूरी है, वरना तो उनके नंबर्स कट हो जाएंगे। इसी वजह से विंग और निहोसन कॉलेज ग्राउंड में आए थे, जहाँ ढेर सारे कैंप लगे हुए थे और उन्हें किसी न किसी स्पोर्ट्स क्लब में एंट्री लेनी थी, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले वंचिंग का ग्रुप चुना था। और वहाँ सिजोई था, जिसने वंचिंग को कॉल कर दिया था कि विंग उनके ग्रुप के पास आया है और वो उनके ग्रुप में एडमिशन लेना चाहता है। जब वंचिंग ने ये सुना तो उसने लैंसी चैन जो प्रोफेसर है उसे एक्सक्यूज किया और वंचिंग दौड़ते हुए कॉलेज ग्राउंड की तरफ आ रही थी। वंचिंग इतनी तेज दौड़ रही थी कि उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे ढकेलते हुए जा रही थी, क्योंकि कॉलेज में भीड़ थी, क्योंकि फुल लंच पीरियड था। इसी वजह से भीड़ तो होना लाजमी था। और वंचिंग को देखकर सभी स्टूडेंट शॉक थे, क्योंकि कॉलेज की प्रीफेक्ट खुद ही इस तरह दौड़ेगी तो सभी को तो झटका तो लगने वाला था ना। जो प्रीफेक्ट सबको दौड़ने के लिए मना कर दी थी और बात बात पर पनिशमेंट दे देती थी और हाथ में एक स्टिक लेकर ऐसे घूमती थी जैसे पूरा कॉलेज उसके डैड का हो। सभी स्टूडेंट वंचिंग को गैलरी में दौड़ते हुए इस तरह देखकर कह रहे थे, ये चश्मिश ऐसे क्यों भाग रही है, भला कुछ हुआ है क्या? दूसरे स्टूडेंट ने कहा, मुझे नहीं पता, ज़रूर कुछ हुआ होगा, ये इस तरह दौड़ी है, हमें दौड़ने के लिए तो मना कर देती, हम थोड़ा सा तेज चल जाते थे तो जाके प्रिंसिपल से शिकायत करवा देती थी और प्रिंसिपल हमें पनिश कर देता था, और खुद को देखो ऐसे भाग रही जैसे कोई कुत्ता पीछे पड़ गया हो। एक और स्टूडेंट ने कहा, वैसे तुमने सही कहा, पर ये जा कहाँ रही है? सभी स्टूडेंट्स वंचिंग को ऐसे देख रहे हैं जैसे न जाने वंचिंग के ऊपर क्या पहाड़ गिर गया है।
पर शायद वेंचिंग के ऊपर पहाड़ तो नहीं गिरा था, पर गिर सकता था अगर वेंचिंग से पहले याली विंग के पास पहुंच गई तो। यहाँ सभी स्टूडेंट वेंचिंग को कंफ्यूज होकर अजीब नजरों से देख तो रहे थे, पर शायद उन कैमरास में से कुछ लोग और भी देख रहे थे जो शायद वेंचिंग की गैंग रेड नोवा गैंग के राइवल है। मेमिया ने उस स्क्रीन को देखते हुए कहा, वैसे ये वेंचिंग जा कहाँ रही है? डेजी ने कहा, मुझे क्या पता ये कहाँ जा रही है, ये तो ऐसे भाग रही है जैसे। मेमिया ने कहा, जैसे इसके पीछे कुत्ता पड़ गया हो। रेने ने कहा, वैसे कुत्ते के पीछे कुत्ता नहीं भागेगा तो और कौन भागेगा? मेमिया ने रेने को देखते हुए कहा, क्या ये जोक था? रेने ने कहा, हाँ वैसे था तो। मेमिया ने कहा, हाँ वैसे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ इसके बाद शूट करता है, वैसे जा कर रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये गिरी शिट, आउच आउच आउच। मेमिया ने उस स्क्रीन में देखा कि वेंचिंग जो भागते भागते सीढ़ियों से उसके पैर स्लिप कर गए और उसका शूज उड़ते हुए दूसरी तरफ गया और वेंचिंग धड़धड़ा की सीढ़ियों पर से बहुत स्पीड के साथ गिर रही थी। वेंचिंग ने कहा, आ। रेने ने कहा, ओ माय गॉड, ये तो गिरी, बहुत तेज चोट लगी होगी। मेमिया ने कहा, मजा आया इसको गिरते हुए देखकर। इसका पहले मेरा पैर टूटा था, हाँ अब इसका पैर टूटेगा। रेने ने कहा, ऐसे सीढ़ी से गिरने पर किसी का पैर थोड़ी ना टूटता है। मैंने कहा, वैसे तुमने सही कहा, कभी कभी लॉजिक की बात करती हो। रेने ने कहा, क्या तुम मेरी तारीफ करती कि ये इंसल्ट थी? मैंने कहा, ओह छोड़ो, पहले ध्यान दो कि हम इस सीसीटीवी रूम में चोरी से इसलिए घुसे हैं कि वेंचिंग के जो कैमरा से बचकर ना जो लोगों को बुली करती है उसकी फुटेज लेने आए हैं, तो उसी पे ध्यान दो। वैसे ही अच्छा है, हमें वो तो नहीं मिला लेकिन दूसरा सब जरूर मिल गया। वेंचिंग दौड़ रही थी, आप प्रिंसिपल को मैं ये फुटेज दूंगी तो प्रिंसिपल उसे डांटेंगे। मजा आ गया। रहने ने कहा, वैसे तुमने देखा यहाँ वेंचिंग सीढ़ियों से इतने जोर से गिरी थी कि वो पलट कर सीधे मुंह के बल फर्श पे आई थी। सभी स्टूडेंट ने कहा, वेंचिंग, प्रीफेक्ट वेंचिंग। कुछ स्टूडेंट्स वेंचिंग को उठाने जा रहे थे कि वेंचिंग ने कहा, हाथ दिखाकर, स्टॉप, मैं खुद से उठ सकती हूँ। वेंचिंग ने अपना चश्मा उठाया जो उसके सामने ही पड़ा था, उसके मुंह के सामने जहाँ वो फर्श पे गिरी थी, जो थोड़ा क्रैक सा हो गया था। उसे अपने चश्मे को लगाया और उसने कहा, मेरा शूज, वेयर इज माय शूज। एक स्टूडेंट ने कहा, प्रीफेक्ट वेंचिंग। यहाँ उसने अपनी उंगलियों को दिखाकर कहा था। वेंचिंग ने दौड़ते हुए उस शूज को उठाया और उस स्टूडेंट को थैंक यू भी नहीं बोला और वो दौड़ते वहां से चली गई जैसे कोई हवा की तरह। मैंने कहा, ये गिरते पड़ते कहाँ जा रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना भी क्या जरूरी? इसके एक हाथ में शूज है और दूसरे पैर में शूज है, जा कहाँ रही है? रहने का मुझे क्या पता। रहने का एक सेकंड, वो कॉलेज ग्राउंड की तरफ जा रही थी। कॉलेज ग्राउंड का फुटेज ऑन करो तो। मैंने कॉलेज ग्राउंड का फुटेज ऑन किया। मैं उस सीट पे बैठी थी और रेनी खड़ी थी। रेनी ने कहा, ओ शिट, वो कैंप की तरफ जा रही है और कैंप पे वो देखो मैम, कैंप में विंग है। इसका मतलब मैम ने कहा, व्हाट द फक, वो इसीलिए भाग रही क्योंकि विंग उसके क्लब में एडमिशन लेने वाला है और कहीं यार नहीं उसे रोकना ले। ओह माय गॉड, ये लड़की, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ओह माय बेबी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं तुम्हें उस चुड़ैल की गैंग में तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये कहते हुए मैं इतने तेज दौड़ी थी वहां से कि रेने को समझ में नहीं आया कि मैं इतने जल्दी वहां से गई कैसे। उसके पैर में तो प्लास्टर था। रेने ने नीचे पड़े हुए उस स्टिक को देखा और कहा, मैं तुम्हारी स्टिक यहीं छूट गई। ये कहते रेने मैं के पीछे भागने लगी, पर मैं तो कॉलेज ग्राउंड की तरफ ऐसे भाग रही थी जैसे अब उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया हो। सभी स्टूडेंट ये मुंह खोल के देख रहे थे। हमारे कॉलेज की प्रीफेक्ट और बिजनेस थर्ड ईयर की सबसे फेमस रिप्रेजेंटेटिव इस तरह क्यों दौड़ रही है? क्या कुछ हो गया है क्या? उन दोनों को इस तरह भागते हुए देखकर सभी स्टूडेंट भी उनके पीछे पीछे जाने लगे, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप्स के लीडर बहुत फेमस है। जरूर ये कहीं जा रहे हैं तो जरूर कुछ होने वाला तो है। यहाँ दूसरी तरफ विंग उस एडमिशन फॉर्म को फिल कर रहा था और निहो सेंग भी फिल कर रहा था, क्योंकि विंग कर रहा है तो उसे भी करना होगा ना भाई। विंग उसका बेस्ट फ्रेंड है तो जहाँ विंग जाएगा वहाँ निहो सेंग भी जाएगा। निहो सेंग विंग को कहते कहते हार गया था कि विंग हम दूसरे ग्रुप में लेते हैं, पर दूसरे ग्रुप में लेते हैं। पर विंग था कि इसी ग्रुप में एडमिशन लेने के लिए तुला हुआ था, क्योंकि उसने बहुत पढ़ाई सुनी थी रेड नोवा क्लब के बारे में, तो वो उसी में एडमिशन लेगा ना। इसलिए विंग उस फॉर्म को फिल किया जा रहा था और शिजोई टेंशन में था। जल्दी विंग इस फॉर्म को फिल करे और विंग उसके ग्रुप में आ जाए। इसके बाद तो विंग किसी और ग्रुप में जा ही नहीं सकता।
कितना भी यालनी मना कर ले। इसीलिए इसे जो बार बार इधर उधर देख रहा था कि कहीं यालनी का कोई ग्रुप का मेंबर ना देख ना ले यार, वरना वो विंग को पूरा फॉर्म फिल ही नहीं करने देंगे। और यहाँ लाइला जो उसने यालनी से कहा, यालनी से जी मैं अभी आती हूँ। यालनी ने कहा उस चेयर पर बैठते हुए, हाँ कहाँ जा रही हो लाइला, वैसे भी बहुत सारे एडमिशन्स हमें लेने हैं, तुम जानती हो ना, इस बार हमें सबसे बेस्ट में से बेस्ट प्लेयर्स को चुनना होगा और हमें इस बार भी कॉलेज चैंपियनशिप जीतना ही होगा। उस वेंचिंग को जीतने नहीं देना है हमें, हर बार की तरह हम ही जीतने चाहिए। जंक्शा जो है सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने के लिए दे रहा था। उसने कहा वैसे तुम्हारी क्या खासियत है, एक स्टूडेंट से उसने कहा। उस स्टूडेंट ने कहा वैसे मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। जंक्शा ने भौं चढ़ाकर कहा, सिंगिंग? तो तुम सिंगिंग करोगे? ये कोई सिंगिंग क्लब नहीं है, समझ गए तुम, ये स्पोर्ट्स क्लब है। तो क्या तुम फुटबॉल ग्राउंड में गाना गाते गाते प्ले करोगे? तुम्हारी ये खासियत है तो दफा हो जाओ। उस स्टूडेंट ने कहा, सीनियर। जंक्शा ने कहा, गेट आउट। उस स्टूडेंट के पीछे जो काफी और स्टूडेंट खड़े हुए थे लाइन लगाकर, उन्होंने कहा, जाओ, सीनियर जंक्शा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, अब वो किसी हालत में तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तुम कितने भी हाथ पर उनके आगे जोड़ लो। वो स्टूडेंट दुखी होकर वहां से चला गया और एक और स्टूडेंट की बारी आई। जंक्शा ने कहा, सीजे मुझे लगता है कि इस बार हमें बेस्ट प्लेयर मिलेंगे ही नहीं। देखिए मुझे इस बार एक भी बेस्ट प्लेयर मिला ही नहीं अभी तक। यालनी ने कहा, पेशेंस जंक्शा, पेशेंस। ये कहते हुए यालनी अपने हाथ में पेन को हिला रही थी। लाला ने उस टेबल से उतरते हुए कहा, वैसे मैं देख के आता हूँ हमारे रेवल्स की टीम में, हमारे रेवल्स ने अभी तक कितने स्टूडेंट्स को लिया है। यालनी ने कहा, बेस्ट आइडिया, गुड, जाओ मेरे स्पाई। लाइला ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आए कैप्टन। ये कहते हुए लाइला वहां से चली गई। और यहाँ जंक्शा ने कहा, वैसे ये रायन कहाँ गया? यालनी ने कहा, मुझे नहीं पता। जंक्शा ने कहा, जब काम होता है जीजे वो तभी चला जाता है। यालनी ने कहा, काम होगा तभी वो गया होगा ना, तुम जानते हो उसे। तभी यालनी के फोन पे कुछ मैसेज पॉपअप हुए। यालनी ने कहा उस मैसेज को देखते हुए, देखो उसी का मैसेज है, उसे प्रोफेसर ने बुलाया है। जंक्शा ने कहा, ओ हम यहाँ बिजी और वो प्रोफेसर के पास। यालनी ने कहा, कूल डाउन जंक्शा। तभी लैला दौड़ते हुए आई, वो घबरा रही थी, उसके माथे पे पसीने था। उसने हफ्ते हुए कहा, यालनी से चे। यालनी ने खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ है लैला, तुम्हें इतनी डरी हुई क्यों हो? लैला ने कहा, विंग। ये सुनकर जंक्शा खड़ा हो गया। जंक्शा ने कहा, विंग को क्या हुआ है? लैला ने रेड नोवा गैंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो विंग रेड नोवा गैंग में एडमिशन लेने वाला है, उनके क्लब में। ये सुनकर यालनी शॉक। जंक्शा ने कहा, व्हाट? ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरा भाई और उस चश्मिश के गैंग में, उसके क्लब में एडमिशन लेगा, कभी नहीं होगा। लैला ने कहा, वो विंग फॉर्म फिल कर रहा है, जल्दी चलो वहां से। यालनी और जंक्शा जाने लगे। तभी उन स्टूडेंट ने कहा, सीनियर हमारा एडमिशन। यालनी ने कहा, फाड़ में गया एडमिशन। यहाँ वेंचिंग दौड़ते हुए कॉलेज ग्राउंड की तरफ जा रही थी और वो एक दरवाजे से निकलने वाली थी कि वहाँ पर एक स्टूडेंट ढेर सारी बुक्स और फाइल्स लेकर आ गया। वेंचिंग ने कहा, हटो सामने से, हटो सामने से। उस स्टूडेंट ने कहा, प्रीफेक्ट वेंचिंग। ये कह के वो इधर उधर होने लगा, पर वेंचिंग ने उसे धक्का दे दिया और उसके बेचारे स्टूडेंट्स के पूरे फाइल्स के जो पेजेस थे हवा में उड़ गए और वेंचिंग उस पर चढ़कर निकल गई दौड़ते हुए। उस स्टूडेंट ने कहा, ओह माय गॉड, मेरे प्रोजेक्ट फाइल, मैं अब सर को क्या सबमिट करूंगा? ये गंदे हो गए, प्रोफेसर मुझे मार डालेंगे। आज लास्ट डेट था। और यहाँ वेंचिंग दौड़ते हुए अपने कैंप के पास पहुंची। उसने कहा, मैं पहुंच गई। विंग कहाँ है? विंग जो उस फॉर्म को फिल कर रहा था, उसने कहा, सीनियर वेंचिंग आपको क्या हुआ? आप इतने दौड़ते हुए क्यों आ रही हो? कुछ हुआ है क्या? ये सभी स्टूडेंट्स देख रहे थे। वो खोलकर वेंचिंग के बाल पूरे बिखरे हुए हैं, उसका शूज उसके एक हाथ में है, उसने जो कॉलेज यूनिफॉर्म पहने हुए थे वो इधर उधर है क्योंकि वो बेचारी गिर गई थी। गिरते फिरते तो वो आई है, उसके पैंट के पास से कट हो गया क्योंकि वेंचिंग जो है पैंट्स पहनती है और मैं जो है वो स्कर्ट पहनती है, पर उस स्कर्ट के नीचे वो पैंट पहनती है। और वेंचिंग के जो ब्लेजर थे वो इधर उधर थे। विंग ने कहा, सीनियर। वेंचिंग ने खुश होते हुए कहा, ओह माय गॉड विंग, माय डार्लिंग। ये कहते हुए वेंचिंग ने डायरेक्टली विंग को हक कर लिया।
उसने कहा ओ माय गॉड, तुम मेरे ग्रुप में एडमिशन लेने चाहते हो, मेरे क्लब में? करो करो, डार्लिंग, जल्दी जल्दी फिल करो। यहाँ जेनी जो वेंचिंग के ग्रुप की मेंबर है वो दौड़ते हुए आई। उसने अपने हाथ में कुछ पेपर्स ले रखे थे। उसने कहा हाफते हुए, क्या 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 विंग आया है ग्रुप में? सुजोई, तुमने हमें बताया कि विंग ने फॉर्म पूरा फिल कर दिया? ये सुनकर न्यूज़ ने कहा अभी तक नहीं किया। यानी से आप कहाँ हो? आई मिस यू। वरना आप नहीं आए तो आप तो पहले मेरा ही गला पकड़ के मेरी गला दबा दोगे। Where are you, यानी सीजे? गगा। यहाँ न्यू सिंह के रोंदू से मुंह को देखकर सिजोई ने घूरकर कहा अपने चश्मे को सही करते हुए, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम किसी को बुलाना चाहते हो? न्यू सिंह ने कहा सीनियर सिजोई, मैं ऐसा थोड़ी ना चाहता हूँ। सिजोई ने न्यू सिंह के हाथ को पकड़ा और उसे एक चेयर पे बैठा दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर टप टप करते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक विंग फिल नहीं कर लेता। न्यू सिंह ने कहा, क्या ये मुझे किडनैप कर रहे हैं? ये मुझे धमकी दे रहे हैं? यानी सीजे, where are you? न्यू सिंह उस चेयर से बैठे हुए ही उचक उचक के देखने लगा, कहीं यानी सीजे तो नहीं आ रही। हाँ आ जाए, जल्दी आ जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगा और विंग डेविल स्पोर्ट्स क्लब की जगह रेडनोवा स्पोर्ट्स क्लब में चल जाएगा। इसलिए न्यू सिंह उचक उचक के देख रहा था, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता है, वरना ये वेंची का पूरा ग्रुप उसे पीट देगा। न्यू सिंह बहुत डरता है इन लोगों से। और यहाँ विंग शॉक था। वेंचिंग ने उसे हक किया। विंग ने अपनी एक उंगली से वेंचिंग के शोल्डर पर पुश करते हुए कहा, सीनियर सीनियर वेंचिंग, प्लीज आप दूर हटेंगे? वेंचिंग ने कहा ऑफ कोर्स। वैसे विंग तुम बहुत क्यूट लग रहे हो आज। क्या मेकअप किया है? विंग ने कहा नो, मैं मेकअप नहीं करता। वेंचिंग ने कहा ओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। विंग ने कहा सीनियर। सिजुई ने कहा वेंचिंग, फ्लर्ट करना विंग से बंद करो, पहले उसे फॉर्म फिल तो करने दो। वेंचिंग ने कहा हाँ जल्दी करो जल्दी करो। जेनी ने कहा हाँ उसे जल्दी करने दो, मुझे लगता है कि जल्दी आती ही होगी। ये सुनकर वेंचिंग ने घूर कर गुस्से में जेनी को देखा और कहा, तुम हमेशा ऐसी मैनूस बातें क्यों करती रहती हो जेनी? तभी जेनी ने कहा ओह माय गॉड वेंचिंग, देखो यानी आ रही है, उसका पूरा ग्रुप आ रहा है। ये जेनी ने वेंचिंग के कान में कहा था। वेंचिंग ने ये देखा, उसकी आंखें बिड़बड़ी। सिजोई ने भी देखा और न्यू सिंह ने भी देखा। न्यू सिंह की तो जान जैसे हलक को आ चुकी थी। यानी उसे छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। और यहाँ सिजोई ने कहा ओह माय गॉड ये एडमिशन नहीं लेने देंगे। वेंचिंग ने कहा विंग डार्लिंग, जल्दी तुम फॉर्म फिल करो जल्दी। जेनी ने उचकते हुए उधर देखते हुए कहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे उनके आसपास, जाहिर सी बात में एडमिशन सभी को लेना था, तो इसीलिए जेनी ने उचक कर देखते हुए कहा, उनके हाथ में बेसबॉल बैट है। वेंचिंग ने कहा वो उसे मैं संभालूंगी, पहले विंग हमारे ग्रुप में एडमिशन ले। विंग डार्लिंग जल्दी आप फॉर्म फिल करो। विंग ने कहा सीनियर मैं कर रहा हूँ सीनियर। सिजुई ने कहा विंग देखो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं ना, तुम कब से फॉर्म फिल कर रहे हो, जल्दी करो। ये कहकर सिजुई ने वेंचिंग के हाथ को देखा जो उस टेबल पर ठोकी जा रही थी। वेंचिंग ने कहा विंग जल्दी फॉर्म भरो। ये बार वेंचिंग यानी को पीछे मुड़कर देखते हुए कह रही थी, क्योंकि यानी आ रही थी उन्हीं की तरफ बहुत तेजी से, वो भी गुस्से में। विंग ने कहा कर रहा हूँ सीनियर, अब इतनी जल्दी में क्यों है? न्यू सिंह ने कहा तुम्हें नहीं पता ये क्यों जल्दी में है। तभी जंगशा ने वहां दौड़कर आते हुए कहा विंग फॉर्म मत फिल करना। विंग ने कहा हो गया। ये कहकर विंग ने उस फॉर्म पर सिग्नेचर अपना कर दिया और सिजोई ने उसी वक्त उस फॉर्म को विंग के हाथ में से खींच लिया। विंग ने कहा हाँ, फिर उसने पीछे देखा, गगा न्यू सिंह ने ये देखकर अपने सिर पर हाथ मार लिया, इन्हें और जल्दी नहीं आना था। जंगशा ने वहां हाथ में कहा विंग तुम इस ग्रुप में एडमिशन नहीं लोगे। विंग ने कहा क्या, पर क्यों? यहाँ से जो ने एक टेबल के ऊपर बैठते हुए कहा, वैसे जंगशा ये देखो। सिजुई के हाथ में वही फॉर्म था। उसने कहा वैसे तुम्हारे ब्रदर ने एडमिशन ले लिया। वेंचिंग ने कहा यू आर लेट जंगशा। ये कहते हुए वेंचिंग ने अपने मुंह में एक बबल गम डाला और उसे फुलाकर फोड़ते हुए कहा विंग तुम्हारे ग्रुप में एडमिशन नहीं ले सकता, अब वो किसी ग्रुप में एडमिशन नहीं ले सकता हमारे अलावा। उसकी सिग्नेचर है। सिजुई ने कहा अब तुम क्या करोगी याली? मम्मी ने वहां आते हुए कहा मैं पहुंच गई। तुम विंग इस वेंचिंग के ग्रुप में एडमिशन नहीं लोगे? जैसे ही मम्मी ने ये कहा सभी ने मम्मी की तरफ देखा। इसका ही आना बाकी था अभी। वेंचिंग ने कहा इट्स योर काइंड इन्फॉर्मेशन
मैं विंग ने हमारे ग्रुप में एडमिशन ले लिया, उसने फॉर्म फिल कर दिया, देखो 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 यहाँ सिग्नेचर है, देखो। ये कहते हुए बेंचिंग ने सुजोई के हाथ में जो फॉर्म था उसके सिग्नेचर पे देखते हुए कहा, देखो। जंगशा ने कहा, तो ऐसी बात है तो मैं इस फॉर्म को ही फाड़ देता हूँ। ये कहते हुए जंगशा गुस्से में गया और उसने उस फॉर्म को सिजोई के हाथ से खींच लिया और उसे फाड़ दिया और फाड़ कर उड़ा दिया। ये लो तुम्हारा फॉर्म, अब विंग चलो यहाँ से, तुम इस ग्रुप में एडमिशन नहीं लोगे, तुम हमारे ग्रुप में एडमिशन लोगे। विंग ने कहा, वैसे क्या आप सारे फ्रेंड्स का अलग अलग ग्रुप का कैंप है, क्लब है? याली ने कहा, हाँ विंग तुम्हें भी कुछ नहीं पता है, तुम चलो यहाँ से। ये कहते हुए याली विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे खींचते हुए लेके जा रही थी। विंग तो कंफ्यूज था, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब तो फ्रेंड्स थे ना, तो इन लोगों का ग्रुप एक ही होना चाहिए ना, पर यहाँ तो अलग अलग ग्रुप से, पर क्यों? विंग को यहाँ से जाते हुए देखकर न्यू सेंग भी वहाँ से जाने लगा। तभी बंचिंग ने कहा, याली याली याली, ये तो तुम भूल ही गई। ये सुनकर याली ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या है? सिजुई ने कहा, ये देखो याली। उसने एक और फॉर्म दिखाया और कहा, कितने फॉर्म फाड़ोगी याली? जंगशा, बोलो कितने फॉर्म चाहिए तुम्हें, कितने कॉपीज चाहिए? ये कहते सुजुई ने हंसते हुए एक प्रिंटर के बटन को प्रेस किया और टिंग करके आवाज निकली और उसमें से एक फॉर्म निकला। ये देखो, वैसे तुम्हें कितने फॉर्म चाहिए? वैसे मेरे पास इसके 10 कॉपी हो गए इसे मिलाकर, और इसकी ओरिजिनल कॉपी तो हमारे लॉकर में है। ये कहते हुए सिजोई ने अपने जहाँ वो बैठा था उस डेस्क के नीचे लॉकर था, उसने कहा, यहाँ है। ये देखकर याली शॉक, उसने मनी मन कहा, बड़ी निहायती बदतमीज किस्म के लोग हैं, लॉकर में ओरिजिनल फॉर्म रखा है। ओह माय गॉड। याली ने कहा, तुम। ये सुनकर बेंचिंग हंसते हुए याली के पास आई और उस बबलगम को चबाते हुए कहा, याली के कान में, तुम मुझसे कभी नहीं जी सकती याली। विंग अब हमारे टीम में, हमारे क्लब में है, रेड नोवा क्लब में है, और हर बार जो तुम कॉलेज चैंपियनशिप जीत जाती थी, इस बार नहीं जीत पाओगी क्योंकि हम तुम्हें जीतने ही नहीं देंगे। और यहाँ जो डिस्ट्रॉयर लान वांग जी अभी भी आए थे, वो शॉकिंगली ये सब देख रहे थे, ये हो क्या रहा है। उन्होंने ये सब सुना, उन्होंने कहा, एक सेकेंड, क्या विंग रेड नोवा स्पोर्ट्स क्लब में है? क्या मुझे पहले पता होता तो मैं वांग जी कुछ और कह पाता। उससे पहले ही डीसी जो बहुत सरेन है, उन्होंने लान वांग जी के बगल में खड़े होते हुए कहा, आपको पहले पता होता तो डिस्ट्रॉयर आप रेड नोवा गैंग में होते। पर आपको मैं एक बात बताऊं, ये बहुत सरेन जो है सामने विंग को देखते हुए कह रही थी, जो काफी कंफ्यूज लग रहा था इस झगड़े के होते हुए देखकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सारे फ्रेंड्स आपस में झगड़े क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो वेंचिंग, मेम्या और यानी, उन तीनों का ही ग्रुप एक ही है, वो फ्रेंड है आपस में। तो विंग इसलिए कंफ्यूज था। यहाँ बहुत से सरेन ने विंग को देखते हुए लान वांग जी जो डिस्ट्रॉयर है उनसे कहा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं डिस्ट्रॉयर, मैंने आपसे कहा था ना कि 000 में से 1% चांस है कि इस बार लाइफ नहीं मारे जाएंगी, और उसमें से 76वें चांसेस में ये था कि जो लाइफ है वो डेविल गैंग में आने वाली थी। पर आपको पता है क्या, उन्होंने जब आपको देखा था डेविल गैंग में, उन्हें पता चला था कि आप डेविल गैंग में हैं, तो वो डेविल गैंग को छोड़कर रेड नोवा गैंग में ही चली गई थी। और उन्होंने कहा था कि वो आपका रोज रोज ये मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहती। ये सुनकर डिस्ट्रॉयर ने गुस्से में बॉस सरेन को देखा, पर बॉस सरेन तो विंग को ही देख के जा रही थी हंसते हुए। वांग जी को याद आया, हाँ विंग ने उससे सुबह ही कहा था कि वो वांग जी का मनहूस चेहरा रोज रोज नहीं देखना चाहता है। डिस्ट्रॉयर को वो याद आ गया था। बॉस सरेन ने सामने देखते हुए यही कहा, वैसे आपको क्या कुछ याद आया डिस्ट्रॉयर? मुझे लगता है शायद आपको याद आ गया होगा। इसी वजह से तो विंग इस बार लाइफ जो है इस बार रेड नोवा गैंग में है, क्योंकि हम चाहते थे। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने गुस्से में बॉस सरेन को देखते हुए ही कहा, तो आपने ये जानबूझ के किया, आपने जानबूझकर मुझे बातों में उलझा कर रखा और मुझे यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। Am I right? बॉस सरेन ने कहा, You are right डिस्ट्रॉयर, क्योंकि अगर आप यहाँ पहुँच जाते थे तो आप भी लाइफ को देखकर रेड नोवा गैंग में एडमिशन ले लेते, और पर आप तो अब डेविल गैंग में एडमिशन ले चुके हैं। डिस्ट्रॉयर ने कहा, क्या आप मुझे बता नहीं सकती थी? बॉस सरेन ने कहा, नहीं, मैं क्यों बताऊं, अगर मैंने बता दिया तो वो होगा कैसे, जैसा मैंने हर बार ही कहा है। और वैसे भी गलती आप करो और भरपाई हम करें, ये फेयर तो नहीं। तो डिस्ट्रॉयर
अपने मेट को पाने के लिए एफर्ट्स डालिए, क्योंकि आपके एफर्ट्स दिख तो नहीं रहे, हमें तो नहीं दिख रहे, और लाइफ आपसे तो नफरत करती है। ये जैसे ही बॉस सर ने कहा था, वांग जी को छन्न से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बांध ली थी कसकर, और उनके हाथ से पूरी नसें दिख रही थी, सिर की नसें दिख रही थी। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आया था। बार बार बहुत से सनन जो है ऑनलाइन ही हर बार डिस्ट्रॉयर को टॉन्ट करती है और उन्हें उनकी गलतियों की, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है, उन गलतियों का एहसास कराती हैं। वैसे ये गलती इतनी बड़ी थी कि डिस्ट्रॉयर को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने लाइफ को हर जन्म में मरने दिया था। तो ये टॉन्ट, ये ताने कुछ भी नहीं है उस गलती के आगे। ये डिस्ट्रॉयर जानते हैं, फिर भी उन्हें गुस्सा तो आया था इस बात से। बॉस सरन ने सामने देखते हुए ही कहा, पता है लाइफ की स्माइल बहुत खूबसूरत है और आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। आप अपने गुस्से को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आपका गुस्सा आने वाले वक्त में जब अंत आएगा, हमें जीत के कगार पर पहुंचाएगा। ये सुनकर लान वांग जी जो गुस्सा थे वो कंफ्यूज हो गए। इस बात का मतलब क्या है, उनके गुस्से का और आने वाली जीत का, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? पर कनेक्शन तो बाओसे सरन ही बस जानती थी ना, क्योंकि बाओसे सरन ऑनलाइन ही ने लाइफ और डिस्ट्रॉयर का पूरा भविष्य देख रखा है, और वो 0.000 में से 1% चांस वो जीतेंगे कैसे, ये लड़ाई वो जीतेंगे कैसे, ये बैटल वो जीतेंगे कैसे, वो उन्होंने देख रखा है। और डिस्ट्रॉयर अपना भविष्य देख नहीं सकते। वो सबका भविष्य तो देख सकते हैं, पर वो अपना और लाइफ का भविष्य नहीं देख सकते, क्योंकि बाओसे सरन ऑनलाइन ये नहीं चाहते। क्योंकि अगर डिस्ट्रॉयर ने अपना भविष्य देख लिया ना, जो ये जंग होने वाली है, वो जंग कभी गॉड्स जीत ही नहीं पाएंगे। यहाँ वेंचिंग यानली को टीज कर रही थी, क्योंकि यानली विंग के सामने कुछ कर ही नहीं सकती, वरना तो यानली के हाथ में वो हॉकी स्टिक ही काफी थे वेंचिंग की बत्तीसी को तोड़ने के लिए। यानली ने कहा, विंग बेबी देखो बेल लग गई, अब तुम्हें अपने क्लास में जाना चाहिए। विंग ने कहा, पर सीजे मैंने अभी किसी ग्रुप में एडमिशन लिया ही नहीं ना, क्योंकि गगन ने मेरे एडमिशन फॉर्म को फाड़ दिया, अब मुझे दूसरे ग्रुप में एडमिशन लेना पड़ेगा। वेंचिंग ने कहा, नहीं डार्लिंग। ये सुनकर जितना भड़की यालनी और जंगशा थे, उतना तो भड़के डिस्ट्रॉयर लान वांग जी थे। उनके कान ये सुनकर खड़े हो गए थे और वो वहाँ चले गए थे। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी, जिन्होंने हमेशा की तरह अपना वो ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, वो स्टूडेंट्स की भीड़ में से जा रहे थे, और वो उनके सामने जो भी आ रहा था वो उन स्टूडेंट्स को धक्का देते हुए जा रहे थे। उन स्टूडेंट ने कहा, हे तुम क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हुए, तुम सबको धक्का क्यों दे रहे हो? ये सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने घूर कर उस स्टूडेंट को देखा, और वो स्टूडेंट डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के वो डार्क आइज देखकर ही शांत हो गया। हाँ जाओ ना, मना कहाँ किया है? डिस्ट्रॉयर लान वांग जी के गुस्से को देखकर सभी स्टूडेंट जगह खाली कर दे रहे थे। वो सभी को लग रहा था ये स्टूडेंट जो फ्रेशी है वो बहुत ही बैड स्टूडेंट है, और इससे अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट्स किए ना, ये उन सभी को पीट डालेगा। डिस्ट्रॉयर के आंखों से ही दिख रहा था कि मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना। इसी वजह से वो स्टूडेंट बेचारे बच्चे थे, वो सब डर गए थे, उन्होंने अपनी जगह खाली कर दी थी। और वेंचिंग ने जो कहा था कि विंग से उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, जिससे यानली के हाथ से विंग का हाथ छूट गया था और विंग सीधे जाकर वेंचिंग के चेस्ट से भिड़ा था, क्योंकि वेंचिंग जाहिर सी बात है अल्फा है, तो वो विंग से लंबी है। वेंचिंग ने विंग के वेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं डार्लिंग, तुमने तो एडमिशन तो ले लिया है, तुमने हमारे स्पोर्ट्स क्लब में एडमिशन ले लिया, अब तुम और किसी ग्रुप में जा ही नहीं सकते विंग। ये वेंचिंग पत्ती सी दिखाकर विंग से कह रही थी। वो विंग को देख रही थी। विंग उस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, इसी वजह से तो वेंचिंग की नजरें ही नहीं हट रही थी विंग के ऊपर से। और यहाँ जंगशा गुस्सा आ गया था, उसका पारा चढ़ गया था। जंगशा ने कहा, यू चश्मिश वेंचिंग, मेरे भाई को छोड़ो। ये कहकर जंगशा आगे बढ़ता, उससे पहले ही डिस्ट्रॉयर लान वांग जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने विंग के हाथों को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच दिया और वेंचिंग को जोर का धक्का मारा, और वेंचिंग अपने मुंह के बल जमीन पर गिरी थी और उसका चश्मा उड़कर दूर फेंका गया था। वेंचिंग पूरे कॉलेज के सामने अपने मुंह के बल गिरी थी और सभी स्टूडेंट हैरानी से देख रहे थे। ये देखकर मैंने कहा, ये मजा आया। वेंचिंग,
यू बास्टर्ड, तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करती हो, ये पड़ गया था तुम्हारे लिए। मैं ये देखकर तो बहुत खुश हो गई थी और उसका पूरा गैंग बहुत खुश था। वेंचिंग को इतने जोर से गिरते हुए देखकर, क्योंकि लगी तो वेंचिंग को बहुत जोर की थी, पर यहाँ रेड नोवा गैंग भड़क चुकी थी। उनके ग्रुप के मेंबर को मारा गया, धक्का दिया गया इतना जोर से, वो भी उनके लीडर को। ये रेड नोवा गैंग कैसे सह सकती थी? और ये सब पूरे कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे थे। एक स्टूडेंट ने कहा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ये तो मैं अपने कॉलेज ग्रुप पे डालता हूँ और मैं सबको बता के आता हूँ। ये कहकर उस स्टूडेंट ने, जो अपने फोन में वीडियो बना रखा था वेंचिंग के गिरने का, उसने पूरे कॉलेज ग्रुप में ही डाल दिया था और वो दौड़ के गया था सबको चिल्ला कर सबकी क्लास में कहने की रेड नोवा गैंग से किसी ने पंगा लिया है, न्यू स्टूडेंट है, उसने पंगा लिया है, उसने प्रीफेक्ट वेंचिंग को गिरा दिया है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट वहाँ आ गए थे उस भीड़ की तरफ, जो भीड़ अब तक थोड़ी सी थी, उस न्यूज से वो भीड़ दुगनी हो चुकी थी। वेंचिंग ने कहा यूं खड़े होते हुए, और यहाँ विंग शॉक, उसने कहा लान वांगजी, ये तुमने क्या किया? प्रीफेक्ट वेंचिंग। वांगजी ने कहा विंग यही रहो, सुना तुमने मैंने क्या कहा तुमसे? विंग ने कहा पर। वांगजी ने घूर कर विंग को देखा और विंग वांगजी के डार्क आईज देख कर शांत हो गया था, पर वो वेंचिंग को देख रहा था क्योंकि वांगजी ने वेंचिंग को बहुत जोर से धक्का जो मारा था। और यहाँ वेंचिंग ने खड़े होते हुए कहा, यू फ्रेशी लान वांगजी, तुमने मुझसे पंगा लिया इस कॉलेज की प्रीफेक्ट से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वांगजी ने कहा, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को टच करने की? उससे टर्निंग बोले, ये हक शिप और शिप मेरा है, ये वांगजी ने चिल्लाकर कहा था। और विंग शॉक और सभी स्टूडेंट ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हाँ, अब इस रेस में एक और बंदा शामिल हो गया। अब तक तो वेंचिंग और मैं ही थी जो कॉलेज की सबसे पॉपुलर अल्फाज है, जो फ्रेशी विवूशियन के पीछे पड़ी हुई थी, और अब ये भी शामिल है। पंगा तो होने वाला है। और ये स्टूडेंट सब देख रहे थे। ये सुनकर मैं जो हंस रही थी वेंचिंग के गिरने पर, वो शांत हो गई। उसने कहा, व्हाट, मेरा ओमेगा? हेलो लान वांगजी, विंग मेरा है। ये सुनकर सभी की नजरें मैं तरफ गई। वांगजी ने कहा, पहले अपने पैर पे ध्यान दो, वरना पहले मैं उसी को तोड़ूंगा और मेरे ओमेगा से दूर रहना तुम सबके सब। ये सुनकर मैं की टीम भड़क गई। उन्होंने कहा, तुमने क्या समझ रखा है? हाँ, तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? ये कहकर मैं का जो ग्रुप है एरा गैंग, वो सभी लान वांगजी की तरफ बढ़ चुके थे। और वेंचिंग का ग्रुप तो और भी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि लान वांगजी ने उनके लीडर को गिराया जो था। और यहाँ विंग वांगजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांगजी ने उससे बिना पूछे सबके सामने उसे अपना ओमेगा कह दिया। ये वांगजी कैसे कर सकता है? विंग वांगजी को पसंद ही नहीं करता है, और इसने पूरे कॉलेज के सामने उसे अपना ओमेगा कह दिया। विंग ने कहा, लान वांगजी छोड़ो मुझे, तुम मुझे अपना ओमेगा कैसे कह सकते हो? वांगजी ने कहा, विंग यहीं खड़े रहो। ये कहकर वांगजी ने सामने की तरफ देखा। वेंचिंग ने कहा, आज तो तुम गए, तुमने मुझसे वेंचिंग से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। वांगजी को इससे, इन धमकियों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो घूर के बस वेंचिंग को गुस्से में देख रहा था कि आखिर वेंचिंग ने लाइफ को टच कैसे किया। वेंचिंग की धमकियों को सुनकर याली ने वांगजी के बगल में आते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वेंचिंग, लान वांगजी अकेला है? वो हमारे ग्रुप में है, डेविल गैंग में। सो वांगजी से पंगा लेने से पहले तुम हमें ध्यान रखना। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है यानी मैं तुमसे डर जाऊंगी? विंग ने कहा, सीजे ये आप लोग क्या करने जा रहे हो? आप लोग इस तरह लड़ नहीं सकते। मॉम ने कहा था ना, आप लोग लड़ नहीं सकते। मॉम आपको घर से बाहर निकाल देंगी, ये याद है ना? ये सुनकर यालनी ने अपने बहुत सॉफ्ट आई से विंग को देखा और उसके पास गई। यालनी के हाथ में जो बेसबॉल था, उसने उस बेसबॉल को लैला के हाथों में दे दिया था और वेंचिंग विंग के पास चली गई। वेंचिंग ने विंग के चेहरे पर हाथ रखकर कहा, विंग बेबी, तुम जाओ क्लास में, देखो बेल बज गई, प्रोफेसर आ गए होंगे, क्लास में पनिशमेंट मिल जाएगा। विंग ने कहा, पर सीजे ये कहकर विंग ने उन सभी की तरफ देखा जो सभी वेंचिंग के ग्रुप से लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि मैं और वेंचिंग वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा थी और वांगजी है डेविल गैंग में, तो वांगजी पिटेगा तो पूरी डेविल गैंग पिटेगी। वांगजी से पंगा यानी पूरे डेविल गैंग से पंगा। इसी वजह से ये दोनों ग्रुप्स के लीडर्स ने आपस में हाथ मिला लिया था विंग के लिए, क्योंकि इस फ्रेशी लान वांगजी के पास विंग जाए ये हो नहीं सकता था ना, क्योंकि वो लाइन में बाद में आया है, पहले वेंचिंग और मैं आई हैं। इसी वजह से उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए थे कि लान वांगजी को इस रेस में से आउट कर हम दोनों फिर रेस खेलेंगे, क्योंकि विंग हमारा है।
क्योंकि हमारी पहली नज़र विंग पे पड़ी थी। याली ने कहा, विंग तुम जाओ यहाँ से, देखो तुम्हारी क्लासेस शुरू हो गई होंगी। विंग ने कहा, सीजे पर आप लोग झगड़ा करने की जरूरत, लड़ाई करने की जरूरत पर सीजे। याली ने कहा, विंग ऐसा कुछ भी नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम सब बात करेंगे विंग, हमें मॉम की धमकी याद है। जंगशा ने कहा, हाँ विंग हमें मॉम की धमकी याद है। ये कहकर जंगशा ने अपने हॉकी स्टिक को जोर से घुमाया जैसे वो सोच रहा था मॉम की धमकी गई भाड़ में, पहले हम इनसे पंगा लेते हैं, भले हम घर से निकाले जाएंगे पर इन दो चुड़ैलों को अपने भाई बिल्कुल भी नहीं ले जाने देंगे। इनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को टच करने की। इस वेंचिंग ने सारी हदें पार कर ली, हमारी धमकी को इसने नजरअंदाज किया। पर यहाँ जंगशा ने कहा, विंग जाओ यहाँ से बेबी, हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, प्रॉमिस। विंग ने कहा, प्रॉमिस, पर आप लोगों को देख के तो नहीं लग रहा। यली ने कहा, नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। निहोसेंग, जैसे ही निहोसेंग का नाम याली ने चिल्लाकर कहा था, उस पूरी जगह निहोसेंग की आवाज़ गूंज गई थी और सभी ने निहोसेंग की तरफ देखा। पूरी भीड़ की नजरें निहोसेंग की तरफ थी। निहोसेंग उन भीड़ में से आया निकलते हुए, उसने कहा, जीजी मैंने कुछ नहीं किया, जीजी मैंने कुछ नहीं किया, जीजी मैंने कुछ नहीं किया। याली ने कहा, शट अप, विंग को तुम यहाँ से ले जाओ उसके क्लास में। और सुनो, ये कहकर याली निहोसेंग की तरफ झुकी और उसने उसके कान में कहा, अगर विंग गलती से भी अपने क्लास में से यहाँ आए या उसने इस लड़ाई को देखा ना, समझ जाना हुसैन तुम्हारा आगे क्या होगा। ये सुनकर हुसैन ने बड़ी बड़ी आंखों से याली को देखा। उसने कहा, सीजे आप मुझे क्यों फंसा रहे हो। याली ने कहा, लेकर जाओ विंग को अभी। निहोसेंग ने कहा, हाँ सीजे मैं भी लेकर जाता हूँ विंग से। जैसे ही निहोसेंग ने ये कहा, उसने तुरंत विंग का हाथ पकड़ा और वो उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। विंग ने कहा, निहोसेंग रुको रुको रुको, निहोसेंग रुको। निहोसेंग ने कहा, विंग चलो यहाँ से, देखो हमारी बायोलॉजी प्रोफेसर आ गए होंगे क्लास में। और ये कहते हुए निहोसेंग विंग को वहां से घसीट कर ले गया। विंग जाना ही नहीं चाहता था पर उसे जाना पड़ा। वांग जी विंग को पीछे पलटकर देख रहा था जब तक विंग उस भीड़ में से गायब नहीं हो गया। उसकी नजरें विंग से तब हटी जब उसके कानों में वेंचिंग की आवाज गई। वेंचिंग ने कहा, अपने हाथों की उंगलियों को फोड़ते हुए कहा, और फिर उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया जैसे वो इस लड़ाई के लिए तैयार थी। अब मजा आएगा खेल का। अच्छा हुआ याली तुमने मेरे डार्लिंग को यहाँ से भेज दिया है ना मैम्या ने अपने हाथ में एक बेसबॉल लेते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा मैम्या, अब मजा आएगा इन रैट्स की टांगे तोड़ने में। याली ने कहा, पहले अपने टांगे संभाल के रखो क्योंकि पहले से टूटे हुए हैं। ये सुनकर मैम्या का तो पारा चढ़ गया था। उसने कहा, ये कहकर वो दौड़ते हुए आगे बढ़ी। उसने कहा, अटैक। ये कहते ही मैम्या की पूरी ग्रुप डेविल गैंग की तरफ बढ़ चुकी थी और यहाँ वांगजी जो गुस्से में वेंची को ही देख रहा था। याली ने वांगजी की तरफ एक हॉकी स्टिक फेंकते हुए कहा, लान वांगजी ये लो हॉकी स्टिक, अब से तुम डेविल गैंग के ऑफिशियल मेंबर बन चुके हो और ये तुम्हारी फर्स्ट बैटल है। याली ने जो वांगजी की तरफ उस हॉकी स्टिक को फेंका था, वांगजी ने उसे कैच कर लिया और कहा, ऑफ कोर्स। ये कहते हुए वांगजी ने अपने हॉकी स्टिक को घुमाया और वेंचिंग जो वांगजी को मारने ही जा रही थी अपने बेसबॉल बैट से, वांगजी ने उस हॉकी स्टिक घुमाकर वेंचिंग के सीधे पैर पे मारा और वेंचिंग जो दौड़ी थी वो सीधे धड़ाम से उस ग्राउंड में गिरी। वेंचिंग ने कहा, आ! निहोसेंग जो दौड़ रहा था विंग को लेकर, उसने पीछे देखा तो उसने कहा, आउच, व्हाट द हेल, ये तो सच में लड़ रहे हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से। विंग चलो यहाँ से। विंग ने कहा, हुसैन देखो शोर हो रहा है, लग रहा है सीजे लड़ रहे हैं, सीजे हमें उन्हें रोकना होगा। हुसैन ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, विंग चलो यहाँ से। विंग ने कहा, हुसैन रुको 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 रुको, मॉम पनिश करेंगे अगर सीजे ने झगड़ा किया तो। हुसैन ने कहा, तुम उस बात को छोड़ो विंग, चलो यहाँ से बस। और यहाँ इन तीनों ही ग्रुप में लड़ाई शुरू हो गई थी और उस लड़ाई में डिस्ट्रॉयर लान वांगजी भी शामिल थे। और यहाँ डेजी जो पॉसेसरन है वो दूर से इस लड़ाई को होते हुए देख रही थी क्योंकि वो लड़ नहीं रही थी ना। डेजी ने हंसते हुए कहा, डिस्ट्रॉयर आप तो किसी बच्ची की तरह लड़ रहे हो। वैसे मानना पड़ेगा, आपको दाद देनी पड़ेगी, आप ह्यूमंस को मार नहीं सकते, लेकिन आपने क्या सही गेम खेला है। हम गॉड्स के साथ, आप उन्हें मारोगे नहीं पर पीटोगे जरूर। ये कहते हुए प्रोफेसर दूर से उस लड़ाई को देख रही थी और पूरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे इन सभी लड़ाई को जो बहुत बुरी तरीके से चल रही थी। सभी एक दूसरे को पीट रहे थे, पूरे स्टूडेंट रिकॉर्डिंग कर रही थी और कुछ स्टूडेंट तो चीयर कर रही थी, वेंचिंग, और कुछ लोग डेविल गैंग की तरफ थे। सभी को मजा आ रहा था कि लड़ाई देखने में किसी मजा नहीं आता, पर ये डरे भी होती कि
वो भी इस लड़ाई में पीछे ना जाए, इस वजह से वो थोड़ा दूर से ही देख रहे थे। वैसे देख तो कोई और भी रहा था। रायन उस भीड़ में से खड़े होकर उस लड़ाई को होते हुए देख रहा था। रायन वहाँ तब से था जब से विंग इस ग्राउंड में आया था एडमिशन के लिए। वो सब कुछ देख रहा था। उसने ये देखा था कि विंग सीधे वेंचिंग के ग्रुप की तरफ गया था, फिर भी उसने डेविल गैंग को नहीं बताया। वो तो बस मुस्कुराते हुए लाइफ को देख रहा था। फिलहाल इस वक्त तो रायन ने डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को देखते हुए कहा, जो काफी गुस्से में लग रहे थे। डिस्ट्रॉयर, आप तो काफी गुस्से में लग रहे हो। फिलहाल तो आप डेविल गैंग में हो और मैं भी डेविल गैंग में हूँ। मजा आएगा रात में फाइट करने में, वो भी छोटे छोटे बच्चों से लाइफ के लिए। ये कहकर रायन दौड़ते हुए उस लड़ाई की तरफ जाने लगा और उसके हाथ में अचानक से एक बेसबॉल बैट आ चुकी थी और उसने उस बेसबॉल बैट को घुमाया और सीधे मेम्या को जाकर दे मारा और मेम्या धड़ाम से गिरी। और यहाँ जब जेनी ने देखा उसकी टीम हार रही है, वो भी बहुत बुरी तरीके से, वो धीरे से उस लड़ाई में से निकल गई और वो दौड़ते हुए अपनी हील्स में गई प्रोफेसर के पास और उसने लैंस चैन के दरवाजे को खोलकर कहा, प्रोफेसर, लैंस चैन, डेविल गैंग और एरा गैंग फिर से वेंचिंग को मार रहे हैं। प्रोफेसर लैंस चैन ने खड़े होते हुए कहा, व्हाट, ये फिर से लड़ाई, ये कभी नहीं सुधरेंगे। और प्रोफेसर लैंस चैन उस तरफ चले गए थे। जेनी हमेशा यही करती है, जब भी वेंचिंग की टीम हारने वाली होती है वो जाके सीधे प्रोफेसर से कंप्लेन कर देती है। दूसरी तरफ लॉस्ट विलेज बीजिंग, क्या हम पहुंच गए? ये है लॉस्ट विलेज? जियांग ने कहा, हाँ मिस चा, यही है लॉस्ट विलेज। ये सुनकर मिस चा ने उस कार की खिड़की से बाहर झांककर कहा, और ये है लॉस्ट विलेज का पुलिस स्टेशन? क्या खंडार पुलिस स्टेशन है? मिस चा ने देखा वो एक पुलिस स्टेशन के सामने रुके थे, जो एक लकड़ी का ब्रिज पार करने के बाद आएगा। और वो जो पुलिस स्टेशन था उसका बोर्ड जिस पे लिखा हुआ था लॉस्ट विलेज पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन का जो बोर्ड था वो खुद ही टेढ़ा था और बहुत ज्यादा फटा हुआ था, या कह सकते हैं टूटा हुआ था। और पुलिस स्टेशन के पुलिस में से आई गायब भी था। लुलू ने कहा, ओ माय गॉड, ये किस तरीके का पुलिस स्टेशन है? हम किस खंडार में आ गए हैं? मैं नहीं जाऊंगी अंदर। ये सुनकर जियांग ने पीछे मुड़कर देखा और मिस चा ने कहा, तो मत जाओ, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चली जाऊंगी इसी लॉस्ट विलेज में, और फिर तुम भी लॉस्ट हो जाना। ऐसे ही तुमने कंप्लेंट किया था। लुलू ने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं शांत हूँ। मिस चा ने कहा, गुड। निमिंजे ने कहा, मिस चा शांत भी हो जाइए। ये सुनकर मिस चा ने गुस्से में निमिंजे को देखा। लूना ने बुनबुनाते हुए कहा, ये जब देखो तो सब पे गुस्सा ही करती रहती है। मिस चा ने कहा, कुछ कहा तुमने? लूना ने कहा, नहीं, मैं क्या कहूँगी मिस चा, मैंने कुछ नहीं कहा। चलिए हम लोग को अंदर जाना है ना, वो ब्रिज लकड़ी का पार करना है। मिस चा ने कहा, अब तुम मुझे सिखाओगी? जियांग ने कहा, मिस चा चलिए भी। ये कहकर जियांग ने उस कार के डोर को बंद कर दिया और वो बाहर निकल गया। मिस चा ने अपने आई रोल करते हुए उस कार में से निकली और उन्होंने अपने गॉगल्स को पहना, उस ब्लैक गॉगल्स को। वो उस वक्त बहुत स्मार्ट लग रही थी। उनके एक हाथ उनके पॉकेट में था। उन्होंने अपने वही ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था और वो ओवरकोट पहन रखा था। और लूना भी उस कार में से निकली और निमिंजे भी। लूना ने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारे बच्चे, बूढ़े और गाँव वाले जो थे वो सभी इस चमचमाते हुए कार को देख रहे थे, जो हाल ही में ठीक हुई थी। वरना तो ये कार जो है 4 बार खराब हो चुकी है, पर उन लोगों के लिए ये कार बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो गांव था। उनके लिए तो जाहिर सी बात है ये नई चीज होगी ना। और गांव में सबके पास तो कार नहीं होते, और जिनके पास होते हैं वो इस तरीके के कार नहीं होते हैं इतने मॉडर्न, क्योंकि ये कार्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और इसी एक्सपेंसिव कार के ऊपर मिस्टर उजीरा ने पत्थर दे मारा था। फिलहाल वो गांव वाले अपने चमकती हुई आंखों से इस कार को देख रहे थे, जो बहुत खूबसूरत उन लोगों को लग रही थी। वो कार ब्लैक कलर की थी। कुछ लोग तो उस कार को छूकर देख भी रहे थे। मिस चा ने जब उस तरफ देखा तो जो कुछ लोग उस कार को टच कर रहे थे उन लोगों ने अपने हाथ को हटा लिया जल्दी से। मिस चा ने देखा और वो अपने गॉगल्स को सही करते हुए वो आगे चली गई, पर उनकी जाते जाते नजर उस कार के बोनट पर पड़ी थी, जहाँ पर उन्होंने वो पत्थर दे मारा था। अब वो डेंट नहीं था वहाँ। शायद इसी वजह से वो कार और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी, वरना तो इस कार की हालत देखने लायक भी नहीं थी। मिस चा और जियांग उस लकड़ी के ब्रिज पर आगे आगे चल रहे थे, जो ब्रिज चरर मरर कर रही थी, क्योंकि वो लकड़ी की थी और बहुत ज्यादा पुरानी भी थी। जैसे ही लूना ने उस लकड़ी के ब्रिज पर अपने पैर रखा था, वो ब्रिज
चर्र से किया। लूना ने कहा ओ माय गॉड ये ब्रिज टूटने वाला है। क्या ओ माय गॉड मिर्चा, मैं इस ब्रिज पर कैसे आऊंगी? मिर्चा ने कहा जल्दी चलो वरना हम चले जाएंगे। ये कहकर मिर्चा वहां से चली गई। लूना ने मिर्चा को देखते हुए कहा अरे ये तो ऐसे चली गई जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लूना ने कहा मिस्टर नीये मेरी हेल्प कीजिए। मिस्टर नीये ने लूना के हाथ को पकड़ा और उसे लेकर वो जाने लगे। लूना चली रही थी कि तभी उसने एक लकड़ी के उसी ब्रिज पर पैर रखा और वो ब्रिज की लकड़ी बीच में ही से टूट गई। और लूना ने कहा लूना ने कहा ओह माय गॉड मैं गई। निमी जी ने कहा लूना खुद को संभालो। लूना की चिल्लाने की आवाज सुनकर मिर्चा और जियांग ने पीछे मुड़कर देखा तो लूना गिर गई थी और उसके पैर उस लकड़ी के ब्रिज के होल में थे क्योंकि वो लकड़ी बीच में से टूट गई थी। लूना ने रोते हुए कहा ओह माय गॉड मेरे हील्स गिर ना जाए। ये सुनकर जियांग ने अपने सिर पर हाथ मल लिया। ये लड़की हर बार अपने हिल्स पे ही क्यों ध्यान देती है? और मिर्चा फिर गुस्सा करेंगी। मिर्चा ने चिल्लाते हुए कहा लूना तुम जानती हो कि ये ब्रिज सही नहीं है, इसकी लकड़ी सड़ी हुई है, तो तुम क्यों हील्स पहन के आई हो? मिर्चा के चिल्लाने से लूना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने मोटे मोटे आंसू को गिराते हुए कहा मिर्चा आप मुझे डांट रहे हो, एक तो मैं गिर गई, ये लकड़ी बीच में से टूट गई और आप मुझे को डांट रही हो। मिर्चा ने कहा कूल डाउन रोसीला। मिर्चा ने कहा मिस्टर जियांग इस लड़की को जल्दी लेकर आइए क्योंकि मेरा पेशेंस जवाब दे रहा है। ये कहकर मिर्चा आगे के जाने लगे और जियांग वहाँ आया और उसने कहा लूना मिर्चा ऐसे ही आया है, जानती हो ना वो बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाती हैं, उनका टेम्पर बहुत हाई है। लूना ने खड़े होते हुए कहा तो क्या वो सबको डांटेंगी ऐसे बात पर वो बहुत बुरी है। निमी जी ने कहा लूना जाने भी दो और अब तुम ठीक से चलना और इस ब्रिज के साइड के लकड़ी को पकड़ कर चलना, ठीक है? लूना ने कहा ये कहते हुए लूना उस ब्रिज पर बहुत ध्यान से चलने लगी थी क्योंकि उसने हील्स पहन रखे थे एक तो, और वो ब्रिज था वो स्टेबल नहीं था, वो हिल रहा था। जैसे जैसे मिर्चा रोजीला नीमिजे और लूना आगे के जा रही थी वो ब्रिज हिल रहा था उनके एक कदम चलने पर ही। और वो ब्रिज की लकड़ी जो थी सड़ी हुई थी, उसमें कोई रिपेयरिंग नहीं की गई थी और वो लकड़ी जो थी वो बीच बीच में टूटी हुई थी, क्रैक्स थे। इसी वजह से तो लूना गिर गई थी। अगर वो लकड़ी थोड़ी सी और टूटी हुई होती ना तो लूना तो सीधे उस नदी में डायरेक्ट गिरती जिस नदी के ऊपर ये ब्रिज था। मिर्चा रोजीला आगे के जा चुकी थी और जब नीमिजे लूना और जियांग उस ब्रिज को पार कर मिर्चा रोजीला के पास पहुंचे तो मिर्चा रोजीला को उन्होंने देखा कि मिर्चा रोजीला तो एक हिलती डुलती चेयर के ऊपर खड़ी होकर उस पुलिस स्टेशन का बोर्ड सही कर रही थी। लूना ने कहा अब ये क्या कर रही है? जियांग ने कहा उन्हें परफेक्ट हर चीज पसंद है, इसी वजह से वो कोई भी चीज इम्परफेक्ट तो नहीं देख सकती, मुझे पता था ये जरूर ये करेंगी। लूना ने मिस्टर जियांग की तरफ देखते हुए कहा वैसे आपको बहुत ज्यादा ही मिस चारोजीला के बारे में पता है? जियांग ने मिस चारोजीला को देखते हुए ही कहा क्यों नहीं पता होगा, आखिर वो मेरी आइडल जो है। लूना ने बुनबुनाते हुए कहा वैसे ये भी कोई किसी की आइडल हो सकती है। निमी जी ने कहा हो सकती हैं मिस इजाबेल, हो सकती हैं, बहुत सारे लोग मिस चारोजीला को अपना आइडल मानते हैं, जैसे उनमें से एक है मिस्टर जियांग। लूना ने कहा मुझे भरोसा नहीं हो रहा ये आपकी आइडल है। जियांग ने आगे चलते हुए कहा तुम उन्हें पहचान जाओगी लूना, तुम उनकी फ़ैन हो जाओगी जब तुम इन्हें अच्छे से जानोगी। लूना ने कहा मैं इनकी कभी फ़ैन नहीं होने वाली, ये इतना मुझे डांटने जो रहती है। निमी जी ने कहा आगे जाते हुए तुम यहीं खड़ी रहोगी कि कार में जाओगी? चारोजीला सच में तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी, सोच लेना। लूना ने पीछे पीछे भागते हुए कहा मिस्टर जियांग और निमी जी के आ रही हूँ मैं, आप लोग बार बार ऐसे क्यों कहते हो कि आप लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे। यहाँ मिस चारोजीला उस पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई थी। उन्होंने अंदर जाकर उस पुलिस स्टेशन को देखा जहाँ पर सभी पुलिस इंस्पेक्टर जो थे वो सभी अपने अपने चेयर पर बैठे हुए थे, किसी के पैर टेबल पे थे और वो सो रहा था, तो कोई अपनी नाक में खुजली कर रहा था, तो कोई अपनी तोंद जैसी पीठ को खुजा रहा था, तो कोई अपने डेस्क पर अपने लंच को फैलाकर जिसे उसका घर हो उस लंच को कर रहा था। और पूरा पुलिस स्टेशन ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई पुलिस स्टेशन हो ही नहीं, कोई छोटे बच्चों का हॉस्टल हो जो पूरी गंदगी से भरा हुआ है, पूरे पेपर्स इधर से उधर है, कोई भी अपने काम को लेकर सीरियस लग ही नहीं रहा था। वो सभी बहुत आलसी खैल गुजरे लग रहे थे।
मिस चारूजीला की नज़रों में तो ऐसे ही था। उनका पारा चढ़ गया था ये देखकर इस तरह का पुलिस स्टेशन होता है। यहाँ तक कि कोई अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में था ही नहीं। हाँ, उन्होंने भले पुलिस यूनिफॉर्म को पहन रखा था, पर वो भी सलीके से नहीं पहन रखा था। उन सभी के कॉलर्स खुले हुए थे, स्लीव्स मुड़े हुए थे, शूज पैर में नहीं थे कुछ के तो। और वो सभी कॉप्स जो थे पुलिस इंस्पेक्टर लग ही नहीं रहे थे। और उस पुलिस स्टेशन में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जो सफाई ना करने की वजह से होती है, वो बदबू आ रही थी। लूना जब उस पुलिस स्टेशन में आई तो उसे तो वॉमिट ही आ गया। उसने कहा, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये करते हुए वो डायरेक्ट बाहर भागी वॉमिट करने के लिए। जब लूना के आवाज सुनाई दी तब सभी की नजरें उस तरफ गईं और वो सभी मिस चारूजीला, जियांग और निमिजे को देख रहे थे। मिस चारूजीला की पूरी नजरें उस पुलिस स्टेशन को स्कैन कर रही थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मिस चारूजीला को देखा और वो अपने तोंद को खुजलाते हुए मिस चारूजीला के पास आया और उसने फिर अपने नाक में खुजली की। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम लोगों को कोई रपट लिखानी है? तो रपट लिखाने से पहले तुम लोगों को 200 युआन देना पड़ेगा। ये सुनकर निमिजे की आंखें बड़ी हो गई। ये इंस्पेक्टर तो गया, पहले यही सस्पेंड होगा। यहाँ मिस्टर जियांग उस पुलिस इंस्पेक्टर को देख रहे थे और उन्होंने उस पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर एक अजीब सा मुंह बनाया, जैसे उन्हें बहुत गंदा लगा, क्योंकि वो इंस्पेक्टर जब अपने नाक को खुजा रहा था। ये कौन सा तरीका है दूसरे के साथ इस तरह बात करने का? पर यहाँ तो मिस चारूजीला उस पुलिस इंस्पेक्टर को स्कैन कर रही थी ऊपर से नीचे। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? उस पुलिस इंस्पेक्टर ने मिस चारूजीला से ही सवाल किया। उसने कहा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? मिस चारूजीला ने कहा अपनी ठंडी आवाज में, कमिश्नर ऑफ पुलिस बीजिंग। ये सुनकर उस पुलिस इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। उसने कहा, कमिश्नर ऑफ पुलिस बीजिंग? क्या? नहीं। ये सुनकर वो सभी पुलिस इंस्पेक्टर्स के कान खड़े हो गए और वो सभी अपनी जगह से उठ कर खड़े हो गए। एक तो जो लंच कर रहा था उसका लंच पूरा उसी के ऊपर गिर गया। निमिजे ने कहा, है जी नाम की चीज ही नहीं। मिशा की भी नजरें एक बार उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ गई थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, एक सेकंड, कहीं है मिस चारूजीला तो नहीं। वो इंस्पेक्टर कमिश्नर ऑफ पुलिस नाम से ही डर गया था, क्योंकि उसके सामने पेपर पड़ा हुआ था कि बीजिंग में कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस चारूजीला आ रही हैं। हालांकि वो न्यूज़पेपर बहुत पुराना था, पर नजर तो उस पुलिस इंस्पेक्टर की पड़ी थी ना, और वो इस बात से डर गया था। दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ये तुम बकवास मत करो, मिस चारूजीला यहाँ कैसे आ सकती है? ये तो बहुत रूरल एरिया है, वो तो शहर में आई है ना, वो यहाँ क्या करेंगी? उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, मुझे लग रहा है वो यही, मैंने उनकी झलक न्यूज़पेपर में थोड़ी सी देखी थी, पर इस न्यूज़पेपर के ऊपर तो लंच गिर गया है मेरा। मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि यही तो कहीं मिस चारूजीला तो नहीं? अगर वो मिस चारूजीला यही हुई तो हम सब सस्पेंड हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्या करूं? उस पुलिस इंस्पेक्टर ने हिचकते हुए कहा, हेलो कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपका नाम क्या है? क्या आप मुझे अपनी आईडी दिखा सकती हैं? उस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, जिसकी बड़ी सी तोंद थी। उसने कहा, तुम इससे इतना डर क्यों रहे हो? होगी कहीं की कमिश्नर, हमसे क्या? ये लॉ सिटी है, यहाँ का हेड मैं हूँ, इससे डरने की जरूरत नहीं है, दिखाओ अपनी आईडी। ये सुनकर मिस चारूजीला ने अपने गॉगल्स को निकाला, और जैसे ही मिस चारूजीला ने अपने गॉगल्स को निकाला था ना, मिस चारूजीला की वो डार्क आइज वो पुलिस इंस्पेक्टर देख सकता था। मिस चारूजीला के डार्क आइज को देखकर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कल्प किया, फिर भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मिस चारूजीला का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस चारूजीला ने अपने कोट के पॉकेट में से एक आईडी कार्ड निकाला और उस पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह के सामने कर दिया और कहा, मैं हूँ मिस चारूजीला, कमिश्नर ऑफ पुलिस। जैसे ही मिस चारूजीला ने ये कहा, वैसे ही पीछे से एक धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। वहाँ जो इंस्पेक्टर पहले से डरा हुआ था, मिस चारूजीला का नाम सुनकर वो बेहोश हो गया, क्योंकि उसने हाल ही में मिस चारूजीला के बारे में सुना था कि मिस चारूजीला ने आते ही 17 पुलिस इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया। और यहाँ जैसे उस हेड पुलिस इंस्पेक्टर ने मिस चारूजीला के उस आईडी कार्ड को देखा, उसके पैर कांप गए। उसने कहा, मिस चारूजीला, और उसने मिस चारूजीला को सल्यूट किया, और वो सल्यूट भी गलत था उसका। मिस चारूजीला ने हंसते हुए कहा, तो आपको तो किस तरह पुलिस इंस्पेक्टर्स सैल्यूट करते हैं वो भी नहीं पता, क्या इसकी भी टीचिंग मुझे आपको देनी पड़ेगी? ये सुनकर
मिस चारुशीला की इस डार्क वॉइस को सुनकर उन सभी की रूह कांप गई थी। कहीं वो सभी से सस्पेंड ना किया जाए, क्योंकि मिस चारुशीला यहाँ आई हैं। दूसरी तरफ बीजिंग से बहुत दूर एडना हाई यूनिवर्सिटी में जैसे तूफान मचा हुआ था। सभी स्टूडेंट्स आपस में लड़ भिड़ रहे थे। किसी की पैर टूट गई थी, किसी का तो हाथ टूट गया था, कोई किसी का सर फूट गया था। और वहाँ जब प्रोफेसर लैंसी चैन पहुंचे तो वो ये सब देखकर शॉक। सभी स्टूडेंट्स जो ये सब तमाशा देख रहे थे वो सभी साइड हो गए थे लैंसी चैन को देखकर। लैंसी चैन उस भीड़ में से चलकर आगे गए और उन्होंने उस लड़ाई को देखकर कहा, क्या हो रहा है ये? लैंसी चैन की इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी स्टूडेंट अपने अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो अपनी अपनी उसी पोज में स्टॉप हो गए थे। यानी मैमिया के ऊपर बैठकर मैमिया को मार रही थी। शिजोई जंगशा से पिट रहा था और वांग जी के हाथ में हॉकी स्टिक था और वो काफी गुस्से में लग रहा था। और वेंचिंग जमीन पर गिरी थी वांग जी के पैर पे। प्रोफेसर लैंसी चैन की वॉइस सुनकर बाउसर सेरेन जो उस लड़ाई को देख रही थी हंसते हुए, उन्होंने प्रोफेसर लैंसी चैन को देखा, पर प्रोफेसर लैंसी चैन ने बाउसर सेरेन को ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ एडना हाई की इतने बड़े लड़ाई हो रही हो और प्रिंसिपल की तरफ ये खबर ना पहुंचे, ये तो हो नहीं सकता ना। प्रिंसिपल लैंड कुरैन गुस्से में तमतमाए हुए वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा, क्या हो रहा है ये सुनकर लैंसी चैन पीछे मुड़े और वो शॉक। प्रिंसिपल को किसने बताया? अब तो ये सारे स्टूडेंट्स रस्टिकेट होकर रहेंगे, वो समझ गए थे। और प्रिंसिपल लैंड कुरैन बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने सबकी तरफ अपनी नजर दौड़ाई और उनके अंत में जाके नजर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी की तरफ पड़ी। और डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने भी प्रिंसिपल लान कुरैन को देखा अपनी गोल्डन आईज से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर के एक और पार्ट के साथ। और अगला पार्ट जो आएगा वो द डिस्ट्रॉयर का ही आएगा, तो वेट कीजिएगा। एंड अगर ये चैप्टर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।